हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक काल को पूरा डिटेल में अध्ययन किया था। जितने भी प्रकार के वहां से तथ्य या प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो हम लोगों ने कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल के बाद का जो समय आता है वो सिंधु घाटी सभ्यता आती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल वो काल था जहाँ कोई लिखित प्रमाण नहीं था, किसी चीज का भी लिखित प्रमाण नहीं था। जो पुरातत्व के आधार पर जो चीजें प्राप्त हुई थी उसी के आधार पे हम लोग उसको पढ़े थे। ठीक, अब उसके बाद का जो काल आता है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहें या सिंधु या सरस्वती सभ्यता कहें, कई सारे नामों से जाना जाता है। ये काल वो है जहाँ पे लिखित प्रमाण मिले तो हैं लेकिन इनको पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से, और इससे जितने भी प्रकार के तथ्य और प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में उसको हम लोग कवर करेंगे, लेकिन एक कहानी के माध्यम से, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सिंधु घाटी सभ्यता आज हम लोग पढ़ेंगे। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, इसकी खोज होने से पहले तक हम लोग भारतवासी जो थे, जो भी लोग थे, वो समझते थे कि सबसे पुरानी जो सभ्यता है जिसका प्रमाण मिलता है वो वैदिक सभ्यता है। ठीक है ना सर, लेकिन जब 1921 में जब इसके बारे में खोज हो गया था तब वहां से पता चला नहीं, इससे भी पुरानी एक हमारे पास सभ्यता रही है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। ठीक है ना, तो पढ़ेंगे। लेकिन इसकी खोज कैसे हुई, पहले तो जान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई कैसे, क्योंकि हम वहां समझते हैं कि हमारे पास वैदिक सभ्यता ही हम जानते थे कि सबसे पुरानी सभ्यता हमारे पास यही है। ठीक, उससे पहले इसकी खोज होने का क्या घटना क्या हुई, तो सबसे पहले चार्ल्स मैसन थे, ब्रिटिश नागरिक थे। ये थल जो स्थल रास्ता जो है ब्रिटेन से यहाँ आने का, तो वो आ रहे थे पाकिस्तान होते हुए, अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए इंडिया आए थे। तो वो 1826 में इंडिया में आए थे। कौन? चार्ल्स मेसन। ठीक है ना, 1826 ईस्वी में आए थे। तो वहाँ पे उनको रास्ते में कुछ खंडहर वंडहर टाइप के उनको रास्ते में वहाँ सिंधु घाटी के आस पड़ोस में उनको दिखा था। ठीक है ना, तो जो आए थे तो उन्होंने अपनी एक मैगजीन निकाली थी, या उनकी किताब थी नैरेटिव ऑफ जर्नी नाम से। इसमें उन्होंने थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बताया था, लेकिन इनको भी असल में पूरी जानकारी नहीं थी एग्जैक्टली क्या चीज़ है क्या है, क्योंकि उसके बारे में जानकारी नहीं थी। बस उन्होंने अपने जो रास्ते में जो जर्नी में जो जो चीज़ें उन्होंने देखी थी उन्होंने इसमें लिखा था, बस इससे कुछ उतना नहीं पता चल पाया। लेकिन उसके बाद सन 1856 की घटना जो थी उसमें क्या हुआ, एक बर्टन बंधु थे, दो भाई थे, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। ठीक ना, उस समय पाकिस्तान में आप जानते हैं एक कराची है और एक पड़ता है ऊपर लाहौर। ठीक है ना, लाहौर, यहाँ पर रेल मार्ग जो है वो बनाया जा रहा था, रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी। सन 1856 की बात है। ठीक ना, तो ये वहाँ का कार्य देख रहे थे, बर्टन बंधु देख रहे थे। तो वहाँ पे जो ये पटरियां बिछाई जाती थी वहाँ पे आस पड़ोस में कहीं पे खंडहर टाइप के मिले, वहाँ पे काफ़ी सारी लाखों की संख्या में ईंटें मिली। ठीक है, तो इन्होंने भी, इनको ये जानकारी हुई कि हाँ यहाँ कोई खंडहर वंडर है। इन्होंने ये नहीं पता लगा कि पुरानी कोई सभ्यता है क्या, इनको लगा कि हाँ ऐसे ही ईंटें वीटें सब पड़ी हुई हैं। इन्होंने इसकी काफ़ी ईंटें उस जो रेलवे ट्रैक बनाने में यूज भी कर लिया, लेकिन इन्होंने भी आगे जानकारी करने की, मतलब जानकारी इन्होंने नहीं की कि इसमें ये कहाँ से इतनी सारी ईंटें आई, ये कोई सभ्यता तो नहीं है, ये कब कितनी पुरानी है, कुछ चीज़ें उन्होंने नहीं की। लेकिन इसके बाद आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक ना, अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 से 1856 के दौरान इन्होंने भी यहाँ पे कई बार आए गए हैं, दसियों बार आए गए इस इलाके में। ये जहाँ हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पे कई बार गए, दिल्ली में थे, दिल्ली से वहाँ कई बार गए और इन्होंने वहाँ देखा। ठीक ना, लेकिन इन्होंने चर्चा तो की, लेकिन इन्होंने भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी एकत्रित करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन जब बात आती है सर जॉन मार्शल की, सन 1921 में, ये पुरातत्व विभाग के ये अध्यक्ष थे, पुरातत्व विभाग के मेन हेड थे ये। ठीक ना, कौन? जॉन मार्शल। इन्होंने इसके बारे में खोजबीन शुरू की। सन 1921 की बात है। इन्होंने दयाराम साहनी को वहाँ पर भेजा, हड़प्पा सभ्यता जहाँ रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता, वहाँ पे इन्होंने भेजा। जानते हैं कि हड़प्पा जो था नगर वो रावी नदी के तट पे था। कभी कभार प्रश्न होता है, मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। दयाराम साहनी वहाँ जाते हैं सन 1921 में और वहाँ पे देखते हैं, तो इन्होंने फिर जानकारी करते हैं, तब पता चलती है, वहाँ पे खोजबीन करते हैं, तब पता चलता है कि ये एक बहुत ही पुरानी सभ्यता है, बहुत ही पुरानी सभ्यता है ये। ठीक है, ये वैदिक काल जिसको हम लोग समझ रहे थे उससे भी पुरानी सभ्यता ये निकली। तो इसके बारे में फिर खोजबीन शुरू होता है। तो प्रश्न ये ध्यान रखिएगा, ऊपर से तो भले ही ना आता, लेकिन ये पता चले सबसे पहले किसने चर्चा की थी, तो ध्यान रखिएगा चार्ल्स मैसन। 1826 में इन्होंने नैरेटिव ऑफ जर्नी में इन्होंने एक चर्चा की थी कि यहाँ पे कोई सभ्यता हो सकती हो, या
वहाँ पे कुछ खंडहर वंडर पड़े हुए हैं इस टाइप से। ये मेनली इसका सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, लीडरशिप में दयाराम साहनी, और अगले साल 1921 के बाद 1922 में राखालदास बनर्जी ने वहाँ पे जाते हैं और इन्होंने मोहनजोदाड़ो की जो नगर था उसके बारे में खोजते हैं ये, ठीक है। ये तो ये आप सर जॉन मार्शल जो हैं इनका नाम ध्यान रखिएगा, सन 1921 का ध्यान रखिएगा। दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी इन्होंने खोज की थी। दयाराम साहनी ने किसकी की थी? हड़प्पा की खोज की थी, हड़प्पा रावी नदी के तट पे। और राखालदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी? मोहनजोदाड़ो की, जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक। तो ये तो रहा खोज का तरफ, कैसे इस सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिली, ठीक है ना। अब इसका समय काल कैसे निर्धारित हुआ कि कैसे कितनी पुरानी सभ्यता है, ठीक है ना, ये कैसे पता चला। तो सर जॉन मार्शल, जैसा कि मैंने बताया था, जिनकी अध्यक्षता में ये दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी गए थे, सर जॉन मार्शल के बारे में पूछा जाता है कि इनके अनुसार इस समय काल क्या था हड़प्पा का। तो हड़प्पा संस्कृति की जो बताते हैं ये सन जॉन मार्शल जी 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक इन्होंने अनुमानित बताया कि लगभग इतनी पुरानी ये सभ्यता है। ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, उसको दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो सर जॉन मार्शल ने बताया कि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व हो सकती है ये पुरानी सभ्यता। लेकिन आप ऑथेंटिक किसको मानेंगे? एक जानते हैं कि कार्बन मतलब C14 एक पद्धति होती है जिससे पता चलता है कि कोई वस्तु है उस पर जो जीवाश्म एकत्रित हैं उसकी आयु कितनी हो चुकी है, ठीक है। इससे ये ऑथेंटिक डाटा माना जाता है कि हाँ, इससे पता चलता है कि वो वस्तु कितनी पुरानी है। तो डीपी अग्रवाल हुए हैं, इन्होंने इसको सही माना। कार्बन C14 पद्धति के अनुसार इन्होंने आइडिया लगाया, तो 2300 ईसा पूर्व से लगा के 1750 ईसा पूर्व लगभग इन्होंने बताया कि इस दौरान ये काल, ये जो सभ्यता है ये विकसित हुई थी और 1750 तक लगभग समाप्त हो गई थी सभ्यता। तो ये मेन डाटा है, आप ध्यान रखिएगा। डीपी अग्रवाल का नाम ध्यान रखिएगा। कार्बन C14 पद्धति के द्वारा 2300 ईसा पूर्व से लगा 1750 ईसा पूर्व तक ये काल रहा है हड़प्पा सभ्यता। जॉन मार्शल का ध्यान रखें क्योंकि इनका ये जो तर्क है ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में ही इसकी खोज हुई थी 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। ये तो समय काल हो गया। खोज कैसे हुई और समय काल कैसे निर्धारित हुआ, ठीक ना, ये हो गया। यहाँ देखिए मैं आपको सब एक सीक्वेंस में सब कुछ बताता जाऊंगा, ठीक है ना, जिससे आपको समझने में आसानी होगी और लगभग सारे डाटा आपके आपके मैं सामने रख दूंगा, जिससे कुछ भी छूटने ना पाए। और जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा भाई, उसको आप कहीं भी कॉपी पे नोट करते हुए चलिएगा, जिससे आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी होगी। चलिए, अब इनकी खोज तो हो गई, समय काल भी निर्धारित हो गया कि ये भैया 2300 ईसा पूर्व से लगा के 1750 ईसा पूर्व के बीच में ये सभ्यता थी, ठीक। अब इसका नाम कैसे रखा गया? अब इसका नाम सिंधु सभ्यता ही क्यों रखा गया? क्यों सिंधु सभ्यता क्यों रखा गया? हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया? अब इसका नामकरण कैसे हुआ? पहली बात तो आप ध्यान रखिएगा, उस समय नामकरण ऐसे किया जाता था जैसे कि कोई सभ्यता जो है जिस नदी के किनारे बस गई। जैसे कि एक मिस्र में एक सभ्यता हुई, ठीक है ना, तो वहाँ पे नील नदी की सभ्यता कहते हैं, क्योंकि नील नदी के आस पड़ोस में वो सभ्यता विकसित हुई थी। तो मिस्र की सभ्यता जो है उसको पहले नील नदी की सभ्यता के नाम से जाना जाता था। तो एक ये बोलचाल में एक हो गया था इतिहासकारों के बीच में कि जिस नदी के किनारे जो भी सभ्यता विकसित होती है उसी नदी के नाम पर उस सभ्यता का नाम रख दिया जाए। तो ये जैसा कि आप जान रहे, सिंधु नदी के किनारे ही ये लगभग सभ्यता विकसित हुई थी और उसी के आस पड़ोस में मोहनजोदाड़ो हो गया, आपका चुनहुदड़ो हो गया, जितनी भी चीज़ें सिंधु नदी या सिंधु नदी के सहायक नदियों के आस पड़ोस में ही ये पूरी सभ्यता मिल रही थी। तो इसका पहले नाम तो रखा गया था सिंधु सभ्यता, जिसको आज हम लोग भी पढ़ते हैं, हाँ सिंधु सभ्यता के नाम से हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान आया कि सरस्वती नदी के आस पड़ोस में भी कुछ चीज़ें इस सभ्यता से रिलेटेड नगर मिले, तो इसका नाम पूरा नाम कर दिया गया सिंधु सरस्वती सभ्यता। लेकिन चूंकि ये उतना नाम प्रचलित नहीं है, ये प्रमुख इतिहासकारों के बीच में ये नाम चलता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब हुआ तो नामकरण जब हुआ तो बदलाव आया और एक सही नाम कैसे रखा जाए इसके तरीका ये सोचा गया कि किसी भी सभ्यता का सबसे पहला नगर जो खोजा गया होगा, सबसे पहला नगर कौन सा खोजा गया, उसका वही नाम रखा जाएगा उस सभ्यता का, ठीक है ना। तो ये समझा गया। तो फिर इससे हो गया कि हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहला नगर कौन सा खोजा गया था, हड़प्पा खोजा गया था। कब? 1921 में, मैंने अभी आपको बताया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नगर की खोज हुई थी, ठीक है ना। तो इसको हड़प्पा सभ्यता ही नाम दिया गया।
ठीक ना। हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता भी कह सकते हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो अगले साल खोजा गया, राखालदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया, ठीक ना। तो इसका वास्तविक नाम जो है ये आपका कहलाएगा हड़प्पा सभ्यता। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि इसका नामकरण कैसे हुआ। देखिए हर चीज एक इंपॉर्टेंट रहता है। आप कहेंगे सर ये चीज तो पूछता नहीं, सिंधु सरस्वती सभ्यता तो नहीं पूछेगा, लेकिन इससे आपको समझने में आसानी होगी। कभी कभी आपको ये कोई पूछ दे कि सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से क्यों जाता है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाता है, ठीक ना। चनुधड़ो सभ्यता के नाम से, चनुधड़ो भी वहाँ पे नगर मिला, चनुधड़ो से नाम से क्यों नहीं जाना जाता, कालीबंगा नाम से क्यों नहीं जाना जाता है। ये भी जो मैं नगर बता रहा हूँ कालीबंगा चनुधड़ो, ये भी हड़प्पा सभ्यता के छिटपुट नगर है, ठीक ना। इन नामों से क्यों नहीं जाना जाता है। तो आप बता सकते होंगे, आप इस स्थिति में होंगे कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम से ही क्यों जानते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो आपको पता क्या चल गया है। पहली बात तो इसकी खोज कैसे हुई, ठीक ना। इसकी खोज होने से पहले क्या स्थिति थी, हम लोग समझते थे सबसे पुरानी सभ्यता वैदिक सभ्यता है, लेकिन उससे पुरानी भी सभ्यता खोज हुई। और खोज होने के क्या तरीका था, कैसे खोज हुआ, ये घटनाक्रम मैंने आपको बताया। उसके बाद समय काल, क्या समय काल इसका निर्धारित हुआ कि क्या किस दौरान ये सभ्यता विकसित हुई और किस दौरान ये पतन हुआ होगा इसका। उसके बाद इसका नामकरण कैसे किया गया, ये आपका क्लियर हो गया। चिंता ना कीजिए, मैं पूरा डाटा आपको बताऊंगा, जिससे आप पूरा आपके दिमाग में समझ में भी आ जाएगा। और जो मैं वो जो एग्जाम में भी चीज़ें पूछी जाती हैं, जो तर्क पूछे जाते हैं, जो डाटा पूछे जाते हैं, जो डेट पूछी जाती हैं, वो सब भी मैं आपको बताते हुए चलूँगा, ठीक है। अब इसका उद्भव कैसे हुआ, आपको सब कुछ समझ में आ गया। तो ये सभ्यता तो पता चल गया भैया, इस नाम हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु नदी के आस पड़ोस में विकसित हुई है, 1921 में इसकी खोज हुई है, ये सब कुछ पता चल गया। लेकिन इस सभ्यता कैसे विकसित हुई होगी, ये कैसे वहाँ पे बनी, ये प्रश्न पहला आएगा दिमाग में आपके, आएगा कि ये सभ्यता कैसे विकसित हुई। तो इसके अलग अलग मत है। क्यों मत है भाई, क्योंकि कुछ लिखित प्रमाण तो इसका मिला नहीं है। मिला है जो लिखित तथ्य, जो शब्द मिले हैं या अक्षर कहें, चित्रात्मक शैली है लिखने की, मतलब चित्र के आधार पर वो लिखते थे, लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है, उसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। इसलिए विदेश जो कोई सही बात कोई कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन सबके इतिहासकारों में मत भेद है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मेनली दो मत हैं। और भी कई सारे मत हैं, कोई तो इनको आर्यन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में आर्यंस रहते थे, ठीक ना, लेकिन वो भी पूरी तरह से निराधार है, कोई अर्थ नहीं। लेकिन जो सही बातें हैं वो दो मत हैं। एक होता है विदेशियों के द्वारा मत, ठीक ना। 1921 में आप जानते हैं अंग्रेज थे, तो उस समय उस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। लेकिन बाद में एक स्थानीय मत भी विकसित हुआ। तो ये दो प्रमुख मत हैं कि इसका कैसे सभ्यता बनी हुई थी, स्टार्ट कैसे हुई थी सभ्यता का, विकास कैसे शुरू हुआ था, ठीक ना, कैसे निर्माण हुआ था इसका। तो जो विदेशी मत है वो कहते हैं, इसमें मेन जो हैं मार्शल हो गए, व्हीलर हो गए, चाइल्ड हो गए, डी कोसाम्बी जो कि इंडियन हैं, ये भी इतिहासकार हैं, ये भी मानते हैं। इन सभी का लगभग मानना है कि ये सुमेरियन सभ्यता थी। सुमेरियन सभ्यता आप भाई कहोगे ये कौन सी बला है, तो आप जैसे आप जानते हैं कि जैसे ये मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, जैसे ये मेरा भारत है, ये पश्चिम मतलब ये पश्चिमी भारत हो गया, तो ये पाकिस्तान हो गया, ठीक है ना। इसके बाद ये अफगानिस्तान हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हड़प्पा सभ्यता जान रहे विकसित हुई है पूरी, ठीक, ये मान लीजिए। तो इसके बाद अब इधर थोड़ा पश्चिम के और बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक मेसोपोटामिया, ईरान का जो इलाका पड़ता है, ईरान के आस पड़ोस का इलाका, वो मेसोपोटामिया के नाम से एक वहाँ पे सभ्यता उस समय विकसित थी, जिस समय यहाँ पे सिंधु सभ्यता थी, ठीक। तो उस मेसोपोटामिया था, उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे अफ्रीका में, तो वहाँ पे नील नदी की सभ्यता या कहिए तो मिस्र की सभ्यता भी विकसित हुई थी। तो यहाँ जो मेसोपोटामिया, ईरान के आस पड़ोस में जो मेसोपोटामिया सभ्यता विकसित थी, इसी का एक छोटा सा भाग था सुमेरियन सभ्यता। इसी के अंतर्गत एक सभ्यता विकसित हुई, सुमेरियन सभ्यता। तो विदेशी मत जो कहते हैं वो कहते हैं कि जो मिस्र जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उसी के जो एक भाग था सुमेरियन सभ्यता के लोग, वो कुछ लोग आके यहाँ बस गए होंगे यहाँ पे आके, और उन्होंने ही धीरे धीरे यहाँ पर अपना रहन सहन, अपना नगर वगर बनाना शुरू कर दिया होगा, ठीक है ना। इसके कई सारे वो तर्क भी देते हैं। तर्क क्या देते हैं, जैसे वहाँ मेसोपोटामिया में जैसे ईंटें उटें मिलती हैं, यहाँ भी ईंटें मिली हैं, ठीक है ना। ये नगरीय व्यवस्था थी मेसोपोटामिया की, ये भी नगरीय व्यवस्था थी, ठीक है। तो कई चीज़ें वो प्रमाण के तौर पे बताते हैं कि देखिए इन दोनों में ये चीज़ें सेम है, इसलिए ये लगता है कि सुमेरियन जो लोग थे इधर के, वो आके यहाँ बस गए थे और उन्होंने ही आगे चल के ये हड़प्पा सभ्यता विकसित की थी। ये हो गया विदेशी मत। स्थानीय मत क्या है, स्थानीय मत में मेनली राखालदास बनर्जी जिन्होंने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी, ठीक है, जो 1922 में राखालदास बनर्जी ने 1922, ये देखिए बार बार रिपीट होगा ना, जब बार बार आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी, ठीक।
इनका मत अलग है और इनका मत ज़्यादा ही मान्यता इसकी देते हैं। कैसे सिद्ध करते हैं हम बताते हैं। राखालदास बनर्जी ने कहा था कि ये कोई सुमेरियन सभ्यता के नहीं थे, ये पहले से रह रहे थे और ये द्रविड़ सभ्यता थी। यहाँ के जो लोग थे वो द्रविड़ थे, ठीक ना, ना ही आर्यन थे। कुछ लोगों का मत आया, कुछ मतलब इतिहासकारों का मत आया कि ये आर्यंस हो सकते हैं, लेकिन ये आर्यंस नहीं थे, ये द्रविड़ थे। अब किस आधार पे इन्होंने बोला कि ये द्रविड़ मत क्यों है? अब उन्होंने कहा कि देखिए सुमेरियन तो है नहीं, सुमेरियन जैसे कि विदेशी मत था, उन्होंने कहा कि यहाँ पे भी ईंटें प्राप्त हुई, यहाँ भी ईंटें प्राप्त हुई। तो राखालदास बनर्जी साहब ने कहा कि यहाँ के ईंटों का आकार अलग है, यहाँ के ईंटों का आकार अलग है, ठीक। इन्होंने कहा कि यहाँ पे नगरीय व्यवस्था थी, यहाँ पे भी मकान वकान बनते थे, इस तरह से बड़े बड़े मकान। इन्होंने कहा हाँ बनते थे, लेकिन यहाँ पे जैसे अपने यहाँ हड़प्पा संस्कृति में नाली बनाने का जो तरीका था कि घर के बाहर बाहर एक नाली बनाया जाए, सड़क के किनारे किनारे नाली बना के, और जो गंदा पानी है वो शहर के बाहर गिराया जाए। ये समझ लीजिए, आप खुद सोचिए, आज से 4000 5000 साल पहले ये चीज़ हमारे यहाँ विकसित हो चुकी थी। जहाँ कभी कहीं नवपाषाण काल या मध्य पाषाण काल चल रहा था, सोचिए, पत्थर से सब फेंक फेंक के शिकार करते थे। यहाँ नगरीय व्यवस्था आ चुकी थी, ईंटें बना रहे थे हम लोग। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन ये क्योंकि यहाँ पे कांसे का खोज हो चुकी थी, ठीक ना। कांस्य कैसे बनता है? कांसा कैसे बनता है? जैसे जानते हैं, तांबा प्लस टीन, तांबा और टीन को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? कांसा बन जाता है। यहाँ कांसा की खोज हो चुकी थी, इसीलिए कांसा के कई सारे औजार मिले हैं और क्या कई सारी चीज़ें मिली हैं। इसके आधार पर कहा जाता है ये कांस्य युगीन सभ्यता भी है, ठीक। तांबा, हालांकि आपको मैं बता दूं कि विश्व में सबसे पहला कोई अगर यूज किया गया है मेटल तो वो तांबा है, ठीक ना। तांबे का सबसे पुराना, सबसे पहला हथियार जो मिला है कोई, तो कुल्हाड़ी मिला है, औजार मिला है, वो तांबे का ही बना हुआ था, ठीक ना। तांबे की खोज सबसे पहले हो चुकी थी, नवपाषाण काल के लगभग टाइम पे खोजी जा चुकी थी, ठीक। और उसके बाद कांस्य युगीन जो है, ये कांस्य युगीन सभ्यता है। तो इन्होंने कहा कि ये यहाँ पे नाली बनाने का जो तरीका है, नालियों की जो व्यवस्था इन्होंने बनाई थी, वो मेसोपोटामिया में नहीं मिलती है। मेसोपोटामिया में नालियों की व्यवस्था मिलती ही नहीं है कि यहाँ से रोड के किनारे किनारे नाली बना दी जाए जिससे कि शहर का गंदा पानी बाहर चला जाए। वहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने विकसित की थी। यहाँ पे ये दूसरी चीज़ मिलती है। इसके आधार पर राखालदास बनर्जी साहब का कहना था कि ये द्रविड़ सभ्यता है, ना कि सुमेरियन सभ्यता का है। सुमेरियन सभ्यता के लोग यहाँ पे आके रहे थे। ये एक अपने आप में एक अलग सभ्यता है, ये द्रविड़ सभ्यता है, ठीक है। ये जो चीज़ें मिलती हैं, ये द्रविड़ लोग फिर बाद में कुछ दक्षिण भारत में चले गए थे आर्यन के आने के बाद, ठीक है ना। तो वहाँ यहाँ पे भी स्टार्टिंग की कुछ चीज़ें, ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसे कहा जाता है कि द्रविड़ लोग यहाँ पे आके रहे थे, जिनको आज द्रविड़ आज भी लोग हैं, ठीक। तो ये हुआ इसके निर्माण, कैसे ये स्टार्ट हुआ ये सभ्यता, इसके बारे में, क्योंकि लिखित प्रमाण है नहीं तो कंफर्म कुछ नहीं कहा जा सकता। जो चीज़ें पुरातत्व के आधार पर प्राप्त हुई हैं, जो खंडार प्राप्त हुए हैं, जो वस्तुएं प्राप्त हुई, उसी के आधार पर सब अनुमान लगाते हैं इतिहासकार। और जो अनुमान ज़्यादा सही माने गए हैं उसमें मैंने आपको बता दिया कि विदेशी मत बना, एक स्थानीय मत बना, और क्या करना। और भी बहुत ज़्यादा, कोई बताता है आर्य, ये आर्यंस थे, तो आर्यंस थे नहीं, आर्यंस तो बाहर से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, ठीक है ना। वो हम जब वैदिक काल पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊँगा, ठीक। तो उद्भव निर्माता हो गया। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कुछ आप विशेषताएं समझ लीजिए, ठीक है। क्या है? नगरीय सभ्यता है, जैसा कि मैंने बताया, नगरीय व्यवस्था है। जैसा कि आप समझते हैं, जैसे एक होती है ग्रामीण सभ्यता। ग्रामीण सभ्यता में मेनली क्या चीज़ होती है? वो कृषि पे डिपेंडेंट होते हैं या पशुपालन पे डिपेंडेंट होते हैं। नगरीय व्यवस्था क्या होती है? पूरी तरह से व्यापार पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। ये पूरी तरह से ईंटे उटे के मकान में रहते थे, ये झोपड़ी उपड़ी में नहीं रहते थे। इसके बाद जो आर्यन आए हैं, वैदिक काल शुरू हुआ, वो झोपड़ी में रहना शुरू किए हैं। मतलब कि हम लोगों ने ईंटे के घर को ठुकरा के उसके बाद हम लोगों ने झोपड़ी में रहना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। तो ये एक इस तरह का है। तो ये एक तरह की नगरीय व्यवस्था थी। अब यही चीज़ पूछता है, ये हड़प्पा सभ्यता कौन सी व्यवस्था थी? ग्रामीण थी, नगरीय थी? तो आप बताएंगे नगरीय व्यवस्था थी, क्योंकि नालियाँ जिस तरह से बनाई गई, अन्न भंडार मिले हैं, स्नानागार मिले हैं, ईंटों के मकान मिले हैं, सब सिस्टमेटिक बना हुआ है। आप देखेंगे जो स्नानागार बना हुआ है उसके लिए पानी निकलने के लिए जो निकास है, उसमें आदमी भी आराम से निकल के चला जाएगा खड़े खड़े टहलते हुए। इतनी बड़ी बड़ी, मतलब चौड़ी चौड़ी और इतनी ऊंची ऊंची नालियाँ बनाई गई हैं,
मतलब कि एक बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से, जिसको सुव्यवस्थित तरीके से जो सभ्यता रहती है उसको नगरीय व्यवस्था कहते हैं। तो ये नगरीय व्यवस्था थी। कांस्य युगीन, क्योंकि इसमें कांसे के बनाए हुए मूर्तियां भी मिली हैं और कई चीज़ें, कई पदार्थ मिले हैं। ये कांसा का इनको ज्ञान था इस युग के लोगों को, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कांस्य युगीन है, ये सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें परीक्षा में पूछी जाती है। ये आद्य ऐतिहासिक काल था। आद्य ऐतिहासिक मैंने आपको बताया था, मैं फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ। ये प्राग ऐतिहासिक काल होता है, आद्य ऐतिहासिक काल होता है, फिर ऐतिहासिक काल होता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक में क्या होता है? इसमें होता है जिनको कोई भी लिखित साक्ष्य ना मिला हो, ना हो, ठीक ना। जो पुरानी समय लाखों साल के चले, ये पूरा पाषाण काल में चले जाइए तो प्रागैतिहासिक काल है। वो 10 लाख ईसा पूर्व से लगा 10,000 ईसा पूर्व तक है, ठीक ना। वो कोई लिखित प्रमाण नहीं है, कुछ पत्थर उत्थर मिले, जो चीज़ें मिली उसी के आधार पर हम लोग आइडिया लगाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। यहाँ पे लिखित प्रमाण तो मिल रहा है, लेकिन आज तक हम उसको पढ़ नहीं पाए कि एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, ठीक ना। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो चीज़ें हमको मिली, पहली बात ये ध्यान रखिए, जिसके जो लेटर्स मिले या शब्द कहें, ये भी नहीं डिसाइड हो पा रहा है कि वो शब्द हैं या लेटर हैं, मतलब कि अक्षर हैं। अक्षर मतलब आ हो गया, और शब्द मतलब क्या होता है? आम हो गया, अमरुद हो गया, ठीक, जो जिसका कोई अर्थ होता है। तो ये भी नहीं पता चल रहा है कि वो अक्षर है या शब्द है, लेकिन चित्रात्मक शैली है। वो चित्र बना के एक चीज़ को पूरा, एक लेटर या शब्द को, मतलब ये एक अक्षर या एक शब्द को प्रकट करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी कंफर्म नहीं हो पाई हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या इन्होंने लिखा है, या कि ये चित्र किस टाइप का बना हुआ है, ठीक ना। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल में है। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, जिसका पूरा लिखित प्रमाण होता है, जिसको हम लोग पढ़ भी चुके हैं, जानकारी हमको सीक्वेंस में मिल जाती है, एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सुव्यवस्थित हम लोग को जानकारी मिल जाती है, जैसे वैदिक काल से हम लोग का शुरू हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका आद्य ऐतिहासिक काल है। उसका शांति प्रिय सभ्यता है। ये शांति प्रिय सभ्यता क्यों हम इसको कह रहे हैं? शांति प्रिय सभ्यता इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का औजार नहीं मिला है। सोचने वाली बात है, इतनी बड़ी नगरीय व्यवस्था बनाई गई, 13 लाख खोज हो चुका, और भी बढ़ता जा रहा है। कोई प्रकाशन बताता है 15 लाख, कोई कहता है 16 लाख मतलब वर्ग किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। इतने में फैली हुई थी ये, लेकिन एनसीईआरटी में दिया गया है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता विकसित थी। हालांकि खोज हो रही है और धीरे धीरे इसका क्षेत्रफल बढ़ता ही जा रहा है। तो इतनी बड़ी व्यवस्था, ठीक है, इतनी बड़ी मतलब इस नगरीय व्यवस्था, और इसमें भी ये शांति प्रिय लोग, क्योंकि यहाँ पे कोई औजार नहीं प्राप्त हो, इसके आधार पर शांति व्यवस्था कहते हैं। व्यापार प्रधान, व्यापार प्रधान था। एक होता है कृषि प्रधान, जैसे हम अपने देश को कहते हैं कृषि प्रधान देश, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पूरी तरह से कृषि पे डिपेंडेड है। यहाँ पे हम मैक्सिमम आबादी जो कृषि पे डिपेंडेड है। तो कृषि पे नहीं थे, पशुपालन पे नहीं थे, व्यापार करते थे। पूरी नगरीय व्यवस्था है। तो व्यापार पे, जैसे आप शहर में जाओगे, जैसे आप लखनऊ जाओगे, दिल्ली जाओगे, तो वहाँ पे कोई किसानी तो होती नहीं, होती होगी तो बहुत नगण्य के बराबर होती होगी। वहाँ पे तो पूरा वो सिटी बसा हुआ है। तो वहाँ पे क्या होता है? बिजनेस होता है, या मतलब सेवाएं होती हैं, जैसे नौकरियाँ होती हैं, यही होता है, ठीक है ना। गांव में जाएंगे तो वहाँ पे बिजनेस तो होता नहीं, वहाँ पे मतलब कृषि होती है। तो ये आपका हो गया व्यापार प्रधान था। फिर विस्तृत सभ्यता। विस्तृत सभ्यता इसलिए का, देखो अभी मैंने बताया 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ था। ये तो बता दिया, इससे ज़्यादा भी बढ़ चुका है। बड़े बड़े इतिहासकार मानते भी हैं 15-16 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, ठीक है ना। एनसीईआरटी का मैं डाटा बता रहा हूँ। ये विस्तृत सभ्यता थी। ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं, ठीक। अब आते हैं हम लोग, ये कहाँ कहाँ पे फैला होता, थोड़ा इंडिया के मैप से हम लोग समझते हैं। प्रश्न आता है कि सबसे पश्चिमी, मतलब हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए। सबसे वेस्ट में जाएंगे तो सुत कागेडोर। ये देखिए, ये आपको मैं मतलब भारत के नक्शे के द्वारा मैं बता रहा हूँ। ये पाकिस्तान में पड़ता है, सुत कागेडोर, ठीक ना। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में पड़ता है। ये दास्तक नदी, ये भी ध्यान रखिएगा कि नदी किस नदी के किनारे बसा है, ये भी एग्जाम में पूछता है, चाहे तो कहीं नोट कर लीजिएगा। सुत कागेडोर सबसे पश्चिमी बिंदु है। उसके बाद आता है मांडा, सबसे उत्तरी जम्मू कश्मीर में है। ये चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है मांडा। उसका सबसे इसका पूर्वी जो है बिंदु वो आलमगीर है, आलमगीरपुर। ये मेरठ उत्तर प्रदेश में है, और ये हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है, हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक। और सबसे दक्षिणी जो बिंदु है ये देमाबाद है। देमाबाद ये महाराष्ट्र में पड़ता है, और ये परवरा नदी जो है
ये एक सहायक नदी है गोदावरी नदी की, परवरा नदी, ठीक ना। कभी कभार ये पूछता है कि मतलब गोदावरी नदी भी लिखा मिल जाए, परवरा नदी ना भी मिले, एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है तो आप गोदावरी नदी को टिक कर दीजिएगा। ये गोदावरी की सहायक नदी है परवरा नदी, ठीक ना। उसके किनारे ये दैमाबाद ये बसा हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसका क्षेत्रफल लगभग क्या है, ये जो क्षेत्रफल आपका हो गया लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैला। एक प्रश्न और बनता है इसमें, ये पूछा जाता है ये मतलब क्या आकार था। तो आप ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हुआ और ये हो गया आपका, ठीक ना। और ये लगभग ऐसे हो जाता है, ठीक ना। तो ये लगभग त्रिभुजाकार इसका आकार था, ठीक ना। चतुर्भुज ना लगा दीजिएगा, त्रिभुजाकार इसका आकार था। अब ये समझ लीजिए, ये सूत कागेडोर से आलमगीरपुर की जो ये दूरी है, ठीक है ना, ये करीब 1700 किलोमीटर है, ठीक है। और ये सूत कागेडोर से मांडा जो ये 1600 किलोमीटर, ठीक है। त्रिभुजाकार थी। ये तो रहा। अब मैंने आपको नक्शा बता दिया कि भारत के मैप पे कि कहाँ कहाँ ये चीज़ था। अब इसके बीच में कई सारे नगर थे इसके, चन्हुदड़ो था, कालीबंगा था, मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, कई इस तरह के थे और सबकी कुछ ना कुछ विशेषताएं थी, ठीक है। किसी को मृत का टीला बनाया जाता है, तो कोई कहते हैं जहाँ से मतलब मेन केंद्र था, स्नानागार कहीं से प्राप्त हुआ, कहीं अन्नागार प्राप्त हुआ। तो अगली वीडियो में हम लोग इसको पूरा डिटेल में जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। कि कौन कौन से नगर प्राप्त हुए हैं, मतलब नगर मिले हैं, वहाँ पे किस किस नदी के किनारे हैं, क्या क्या विशेषताएँ हैं, कहाँ भी कुछ चीज़ मिली, कहीं पे कोई चीज़ मिली है, और क्या क्या विशेषताएँ जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। अगली वीडियो में ये पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको कुछ प्रश्न है, जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है, तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब ये कुछ चैप्टर्स हैं, मैं आपको एक जानकारी दे दूँ कि कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे वैदिक काल आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये हड़प्पा के बाद वैदिक काल शुरू होगा और वैदिक काल कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट देना शुरू करूंगा, जो अलग अलग एग्जाम के जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आने की जिनकी संभावना ज़्यादा है, उनकी मैं आपको प्रैक्टिस करना शुरू करूँगा। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको ना मिस करना मेरे भाई, ठीक। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।